हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में, यानी कि जो लोग डीजीएस दिल्ली जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास वीडियोस हैं। और इसमें मैं बता दूं हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 पे एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं बहुत लोगों को एमसीक्यूज नहीं मिल रहे हैं, नेट पे भी नहीं है, यूट्यूब चैनल पे भी नहीं है। दैट्स वाई हमारी टीम ने, जुडिशियल अड्डा की टीम ने स्पेशली डीजीएस के लिए कमर्शियल कोर्ट से एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को तैयार किया है। जस्ट आपके 10 मिनट्स चाहिए, 10 प्रीसियस मिनट्स चाहिए। 10 मिनट्स में हम सारे के सारे एमसीक्यूज, यानी कि मान के चलिए 20-25 एमसीक्यूज हैं जो आपके लिए खास बनाए गए हैं कमर्शियल कोर्ट एक्ट पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लगा के चले जाइएगा, आपको इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैं बता दूं जो वेटेज है एमसीक्यूज के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कमर्शियल कोर्ट से, मान के चलिए कि 1 to 4 मार्क्स के पूछ सकता है। अब देखिए भाई, चूंकि ये फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू आस्क, आपको पता होगा एलएलपी एक्ट और कमर्शियल कोर्ट एक्ट फर्स्ट टाइम सिलेबस चेंज हुआ है, तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट टाइम ये पूछेंगे इसमें। देखिए अगर पहली बार है पूछने जा रहे हैं तो सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बट स्टिल हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसको देखेंगे और कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी देख लेंगे। सो आई होप कि आपको यूजफुल होगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन विदाउट किलिंग योर प्रीशियस टाइम क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है कि द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 केम इनटू इफेक्ट ऑन। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि ये केम इनटू इफेक्ट में कब आया। द कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 ऑब्वियसली बात है कि 23 अक्टूबर 2015 के टाइम पे ये आया, तो आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, आगे वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने यूट्यूब चैनल को, हमारे इस यूट्यूब चैनल को, जुडिशियल अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिलेगा। अगर हमारे व्यूज बढ़ेंगे तो हमें और अच्छे अच्छे एमसीक्यूज और सब्जेक्ट पे आपके लिए लाएंगे। और आपको कोई सजेशन देना हो, यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीवियस नेम ऑफ कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 वाज। देखिए कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 जब आया तो इसका नाम ये नहीं था, इसका नाम कुछ और था। अब वो आपको नाम बताना, वो पूछ सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, इसका नाम बदला था। तो आप ये याद रखिएगा कि इसका नाम हो गया कमर्शियल, पहले इसका नाम था कमर्शियल कोर्ट, कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल एपिलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट्स एक्ट 2015। और मैं आपको यहीं पे बताना चाहूंगा, जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे ना, तो बेसिकली कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 का जो प्रियम्बल है वो क्या पता है, वो क्या प्रोवाइड करता है भैया? कमर्शियल कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करना, कमर्शियल एपिलेट को कॉन्स्टिट्यूट करना, कमर्शियल डिवीजन को कॉन्स्टिट्यूट करना, कमर्शियल एपिलेट डिवीजन को कॉन्स्टिट्यूट करना हाई कोर्ट में। क्यों? क्योंकि कमर्शियल जो डिस्प्यूट्स होते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वैल्यू के और उससे रिलेटेड मैटर्स को एडजुडिकेट करने के लिए, तो जितने भी कमर्शियल डिस्प्यूट हैं उनके लिए कमर्शियल कोर्ट बनाना, कमर्शियल डिवीजन बनाना हाई कोर्ट में, कमर्शियल अपीलेट डिवीजन बनाना, कमर्शियल कोर्ट अपीलेट, कमर्शियल अपीलेट कोर्ट बनाना, ये मकसद है कमर्शियल कोर्ट एक्ट। सिंपल सी बात है, प्रीएम्बल में हमने आपको समझा दिया, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सेक्शन 2C ऑफ द एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कमर्शियल डिस्प्यूट। अब देखिए 2C में कमर्शियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन दी हुई है। आपको एग्जामिनेशन में क्या पढ़ के जाना है, वहां पे बहुत ही लंबी लिस्ट है 2C में, आई थिंक 22 या 23 मैटर्स उन्होंने लिस्ट आउट किए हैं कि सो दीज आर दी 22 मैटर्स हैं। सो 20 आउट ऑफ 22 मैटर्स आपको पूरे के पूरे भाई देखने पड़ेंगे, देख के जाने पड़ेंगे, एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे। तो उसमें बहुत सारे मैटर हैं कि भाई ये सिर्फ कमर्शियल डिस्प्यूट होगा, है ना। तो पहला जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट आपके आंसर में यहाँ पे दिया है, कैरेज ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस, लीज एग्रीमेंट फॉर रेसिडेंस। तो यहाँ कह रहे हैं कौन कमर्शियल डिस्प्यूट नहीं है, तो भाई देखिए ये भी है कमर्शियल डिस्प्यूट, ये भी है कमर्शियल डिस्प्यूट। जब 2C को आप पढ़ेंगे सारा है, लेकिन ये वाला नहीं है। अगर लीज एग्रीमेंट है रिलेटिंग टू रेसिडेंस, अब रहने से लेन देन लीज एग्रीमेंट करते हैं तो उसको कमर्शियल डिस्प्यूट, कमर्शियल से क्या लेना देना। कमर्शियल में भाई चीजों को खरीद फरोख्त जो है, सेल परचेज ट्रेडिंग से संबंधित। अगर यही लीज एग्रीमेंट आपने अपने बिजनेस करने के लिए किया होता ना, तो वो कमर्शियल, इससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता तो वो कमर्शियल डिस्प्यूट कह देते। तो इमूवेबल, जब 2C के एक्सप्लेनेशन में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक्सप्लेन किया है कि भाई देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित भी चीजें हैं। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं ट्रेड से संबंधित था, बिजनेस से संबंधित था, सर्विस से संबंधित था, तो ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कमर्शियल, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है उससे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो भी उसको कमर्शियल डिस्प्यूट कहा जाएगा। तो आप पढ़िएगा 2C। Here we are not going to explain each and everything, rather we are just discussing the MCQs on Commercial Court Act. That's why I'm not going to explain each and everything, because हमारे कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा MCQs करवाने के लिए हम सोच रहे हैं। टर्म कमर्शियल डिस्प्यूट जो कह रहा है वो किस सेक्शन में डिफाइन है, ये आपसे पूछ सकता है। तो अभी मैंने पिछले एग्जाम में बता दिया, पिछले MCQs में 2C में है। अब भाई ये पूछ सकते हैं कि कितने चैप्टर्स हैं कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 में। तो देखिए 7 चैप्टर्स तो आपको दिखेगा,
लेकिन एक चैप्टर जो है ना अमेंडमेंट के थ्रू 2008 में जब अमेंड हुए तो वो ऐड हुआ था, चैप्टर जो है आपका 3A। तो भाई देखिए अब जब लास्ट तक आएंगे तो 1 2 तो ऐसे लास्ट तक आएंगे तो यहां तक है, आप अपने बेयर एक्ट के शेड्यूल में कंटेंट्स में देखेंगे अगर, बट उसमें से एक 3A उन्होंने ऐड किया, तो टोटल तो वैसे देखें तो 8 चैप्टर्स हो रहे हैं जो ऐड हुए हैं 3A। अदरवाइज देखेंगे तो साथ ही बोल सकते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, अकॉर्डिंगली आप आंसर करिएगा, दोनों तरीके से मैं बता दिया। कॉन्स्टिट्यूट सच नंबर ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एज इट मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेस। अब ये कह रहा है ना कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है कमर्शियल कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, तो आप हमेशा याद रखिए स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूट करती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने कमर्शियल कोर्ट्स होंगे, किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने कमर्शियल कोर्ट्स होंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार तय करेगी। ठीक, तो ये स्टेट गवर्नमेंट इसका आंसर है, आप पढ़ लीजिएगा। स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट सच नंबर ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एज इट मे डीम नेसेसरी आफ्टर द कंसल्टेशन विथ। तो हमने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया कि स्टेट गवर्नमेंट करती है कॉन्स्टिट्यूट, लेकिन ये किसके कंसल्टेशन से करती है, तो आप बताइएगा कि हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से करती है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, किसके कंसल्टेशन से। नाउ कमिंग क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन। अभी सेक्शन पूछ लेंगे कि कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट की जो सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन करने की सेक्शन है, वो कौन सा है, तो इसको आपको बताना है। तो आई होप इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट, तो कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट सेक्शन 4 में है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये सेक्शन 4, सेक्शन 5 ये सब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सेक्शन 3, 3A ये सब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको पता चल गया आई होप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट सेक्शन 4, ये है आपका आंसर। हु मे कॉन्स्टिट्यूट कमर्शियल डिवीजन हैविंग वन और मोर बेंचेस कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल जज फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स कन्फर्ड ऑन इट अंडर दिस एक्ट। कह रहा है कमर्शियल डिवीजन को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, वन और मोर कमर्शियल डिवीजन को, तो कमर्शियल डिवीजन को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। ऐसा कहां लिखा है, इसके लिए आप क्या पढ़िएगा, इसके लिए आप पढ़ सकते हैं सेक्शन 4। तो वहां पे इन्होंने लिखा है कि इन ऑल हाई कोर्ट्स हैविंग ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है कमर्शियल डिवीजन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो सेक्शन 4 वाला आप उसी से क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 6, अभी 6 से पूछ रहे हैं, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 कमर्शियल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल। अब देखिए खास बात ये है, कभी कभी लिमिटेशन एक्ट में पूछता है कि सूट्स एप्लीकेशन पे वो सेक्शन एप्लीकेबल है, किस पे एप्लीकेबल है, तो ये भी आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब सेक्शन 6 आप देखेंगे तो वहां पे वो किसकी बात करते हैं, वहां पे वो सूट्स एंड एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो सेक्शन 6 के हिसाब से कमर्शियल जो कोर्ट होंगे शैल हैव जुरिस्डिक्शन, बेसिकली सेक्शन 6 जो है और सेक्शन 7 है वो बात करते हैं जुरिस्डिक्शन की। अब मैं यहीं पे एक साथ लिख दूं तो भाई जुरिस्डिक्शन की बात कहां पे हो रही है, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7। सेक्शन 6 क्या बात करता है कि भैया जो कमर्शियल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या होगा, वो सेक्शन 6 बात करता है। कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन क्या होगा, वो सेक्शन 7 बात करता है। तो ये बात करता है कमर्शियल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स एंड एप्लीकेशंस। सूट और एप्लीकेशन कहां कहां पे किस किस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रहेगा, कमर्शियल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सारे सूट्स और एप्लीकेशन पे रहेगा रिलेटिंग टू कमर्शियल डिस्प्यूट। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जुरिस्डिक्शन ऑफ कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट हैव बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये 7 है। तो जो जुरिस्डिक्शन की बात की गई है कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट्स की, वो सेक्शन 7 में दिया है। तो 6-7 आप याद कर लीजिए, जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। सेक्शन 8 ऑफ द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 बार्स अगेंस्ट, देखिए सेक्शन 8 जो कहता है ना वो बार करता है, वो कहता है भैया देखो कोई सिविल रिवीजन एप्लीकेशन या कोई पिटीशन आप दायर नहीं कर सकते जो कमर्शियल कोर्ट के इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है। मान लिया कि कोई कमर्शियल कोर्ट है, कमर्शियल कोर्ट ने कोई इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास किया, तो इस ऑर्डर के खिलाफ जो है ना रिवीजन एप्लीकेशन या कोई पिटीशन नहीं दायर कर सकते, ऐसा बोलता है सेक्शन 8। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। एज पर सेक्शन 11 ऑफ द कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015
A commercial court or a commercial division shall not entertain or decide any suit, application or proceeding relating to any commercial dispute in respect of which the jurisdiction of civil court is. अब वो सेक्शन 11 में कहता है, वो भी बार की बात करता है कि कमर्शियल कोर्ट या कमर्शियल डिवीजन का जो है जुरिस्डिक्शन इन पे नहीं है। किन पे नहीं है कि भाई एक ऐसा मैटर, एक ऐसा कमर्शियल डिस्प्यूट जिसपे सिविल कोर्ट का भी जुरिस्डिक्शन नहीं है, सिविल कोर्ट को बार कर दिया गया है। अब वो कैसे बार किया गया? आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। डिट्टो सेक्शन 11 की लैंग्वेज चाहिए। आइदर एक्सप्रेसली बार्ड, civil court is either expressly or impliedly barred, civil court is either expressly barred, civil court is either specially barred, none of the above। तो ये आपका आंसर सही है, ए वाला इसमें आएगा, सेक्शन में आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, चैप्टर 8 ऑफ द कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 कंटेन द टॉपिक ऑफ, देखिए इस तरीके से भी आपको पढ़ना है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे अपील हो गया, इसी एक्ट में स्पेसिफाइड वैल्यू हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए यार किस चैप्टर में है ये, तो ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो चैप्टर 8 जो है स्पेसिफाइड वैल्यू की बात करता है, वहां पे एक्सप्लेन करते हैं। अब ये क्वेश्चन स्पेसिफाइड वैल्यू के ऊपर है, कहता है स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट इन ए। अब इन ए बताइए इसको, इन ए सूट, अपील और एप्लीकेशन, इन ए सूट, पिटीशन और एप्लीकेशन, इन एप्लीकेशन पीआईएल और रिवीजन एप्लीकेशन नोटा, नन ऑफ द अबव। तो यहां आपको पता होना चाहिए सूट, अपील और एप्लीकेशन की बात हो रही है, ए वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड इन डिटरमाइनिंग, so this question is which of the following is not connected in determining of a specified value as per section 12 of the commercial courts act 2015। अब मैं पहले सेक्शन 12 बता देता हूं आपको। सेक्शन 12 of the commercial courts act 2015 says how will you determine of the specified value, यानी कि अगर मान लिया कि डिस्प्यूट हो गया, कमर्शियल डिस्प्यूट हो गया, अब जो रिलीफ लेने बंदा आएगा, अगर मान लिया मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो उसकी जो स्पेसिफाइड वैल्यू क्या होगी उस कोर्ट की, मतलब उस मैटर की, उसका डिस्प्यूट की, कमर्शियल डिस्प्यूट की। या मान लिया कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेके आ रहा है, रिलीफ सीख कर रहा है, तो क्या होगा वहां पे डिस्प्यूटेड जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये स्पेसिफाइड जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये सेक्शन 12 बताता है कि कैसे आप डिटरमाइन करोगे स्पेसिफाइड वैल्यू। तो उसमें मैं आपको बताऊं कि अगर रिकवरी ऑफ मनी से रिलेटेड रिलीफ चाहिए तो उसमें स्पेसिफाइड वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो बात करता है। मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिलीफ चाहिए तो स्पेसिफाइड वैल्यू क्या होगी वो बात करता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यू है, रिलीफ अगर सीख कर रहा है एपिलेंट या एप्लीकेंट या आप कह लीजिए कि जो प्लेंटिफ है, वो कैसे स्पेसिफाइड वैल्यू फिर उस सूरत में क्या होगी। इंटेंजिबल राइट से रिलेटेड है, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सबसे रिलेटेड इशू है जो रिलीफ सीख करने वाला है, इसके ऊपर रिलीफ सीख किया जा रहा है, तो वहां पे स्पेसिफाइड वैल्यू कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। सो यहाँ पे सेक्शन 12 वो बात करता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है रिलीफ सॉट रिलेटिंग टू, कह रहा है कि एज पर वैल्यू इज नॉट, अच्छा नॉट के बारे में बात कर रहा है, कौन सा नहीं है ना। तो कह रहा है रिलीफ रिलेटिंग टू, ठीक है ये भी है भाई, इसको नहीं कह सकते हम। रिलीफ सॉट रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी ये भी है, रिलीफ सॉट रिलेटिंग टू पेटेंट ये भी है क्योंकि इंटेंजिबल राइट्स है। नोटा, इसका आंसर होगा नोटा, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो स्पेसिफाइड वैल्यू से कनेक्टेड नहीं है, सेक्शन 12 से कनेक्टेड है, सब के सब कनेक्टेड है। आगे का क्वेश्चन, वेयर रिलीफ सॉट इन ए सूट, अपील और एप्लीकेशन रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी और टू ए राइट देयरिन, which factor shall be taken into account for determining a specified value। अब वही कह रहे हैं ना कि अगर मान लिया कि आपने कोई सूट, अपील और एप्लीकेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिलीफ मांगा जा रहा है, तो स्पेसिफाइड वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे आप। तो उसका जवाब भी आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उस मूवेबल प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू होगी कब, जिस दिन वो सूट, अपील या एप्लीकेशन फाइल कर रहा है उस दिन उस मूवेबल प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या होगी, वही स्पेसिफाइड वैल्यू होगी। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कमिंग क्वेश्चन, वेयर रिलीफ सॉट इन ए सूट, अपील एप्लीकेशन रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, वही बेसिक चीज है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं, वो रिलीफ सीख कर रहा है, तो वही सेम आंसर है, मार्केट वैल्यू ही होगी उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी की। अच्छा, चैप्टर 8A में कह रहे हैं कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 कब इंसर्ट किया गया था। तो आप अमेंडमेंट एक ही बार हुए हैं, आप याद रखना कि 2018 में अमेंडमेंट हुए हैं, 3 मई 2018 एड ऑन हुए थे। कह रहा है एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कमर्शियल कोर्ट बिलो द लेवल ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज मे अपील टू द कमर्शियल अपीलेट कोर्ट विद इन ए पीरियड। तो अपील का प्रोविजन वो आपसे बात कर रहे हैं, अपील के बारे में बात कर रहे हैं कि कितने दिन में अपील किया जाएगा अगर कोई डिसएग्रीव्ड है या एग्रीव्ड पर्सन है, कमर्शियल अपीलेट कोर्ट में अपील कितने दिन में करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 60 दिन के अंदर अंदर अपील करेगा। ठीक, अब अपील फ्रॉम डिक्री ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स एंड कमर्शियल डिवीजन हैज बीन इन्यूमरेटेड अंडर सेक्शन, अपील की बात कहां दी गई वो ये पूछ रहे हैं चैप्टर 4 में। तो क्या आपको बताना है कि 13 है, सेक्शन 13।
ये क्वेश्चन है आपका, कमर्शियल एपिलेट कोर्ट एंड द कमर्शियल एपिलेट डिवीजन शैल एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ अपील फाइल बिफोर इट। अब कह रहे हैं जब इनके सामने कोई अपील लेके आएगा तो कितने दिन में इनको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। तो आप कह लीजिए कि एक्सपीडियस डिस्पोजल की बात कर रहे हैं वो सेक्शन 14 में, उनको 6 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। 21A सेक्शन में बात कर रहे हैं कि मे बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो किसको रूल बनाने की पावर है? बेसिकली इस एक्ट से संबंधित अगर रूल्स बनाने हो तो किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? तो आपका जवाब होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। कमिंग क्वेश्चन, हाउ मेनी सेक्शंस पूछ लिया भाई, कितने सेक्शंस है? तो 23 सेक्शंस आपको याद होना चाहिए कि टोटल मिला के 23 सेक्शंस है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए कमर्शियल कोर्स एक्ट पे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और आपको आने वाले किस टॉपिक पे कौन से एमसीक्यूज चाहिए आप हमें बता सकते हैं। लास्ट टाइम अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।